हमारे संविधान का जो भाग 6 है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, इसमें कहीं की जानकारी मिलती है। तो इसमें राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। तो आज हम संविधान भाग 6 को ही स्टार्ट करेंगे आज से। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है या जो अध्याय फर्स्ट है भाग 6 में, उसमें कहीं के बारे में दिया गया है। तो उसमें दिया गया है राज्यपाल के बारे में। तो आज हमारा जो पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक है वो है राज्यपाल। राज्यपाल के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है ऑनरेबल गवर्नर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल के लिए जो सम्मानित वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है, ऑनरेबल, द ऑनरेबल गवर्नर। तो अगर राज्यपाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 153 से 167 तक राज्यपाल के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अध्याय कौन सा रहेगा, तो अध्याय फर्स्ट रहेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में मिलता है, आर्टिकल 153 से 167 तक। और अध्याय कौन सा रहेगा, अध्याय फर्स्ट रहेगा। तो इसके बारे में राज्यपाल से संबंधित जो भी फैक्चुअल डाटा है, जो भी फैक्ट है, वो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा गलती आती है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर रह जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है अपना, इसमें राज्यपाल का पद कब लिया गया, कब सृजन किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ। तो राज्यपाल पद का सृजन हुआ था 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का पद बना। फिर जब राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं हुआ करता था, तो इससे पहले कौन सा पद होता था, तो राज्यपाल के स्थान पर एक पद होता था राज प्रमुख का। फिर बाद में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को ये राज प्रमुख का पद हटाकर उसके स्थान पर कौन सा पद नियुक्त किया, कौन सा पद अपॉइंट किया, राज्यपाल वाला। तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद बना। तो इसी दिन क्या होएगा, राजस्थान का पहला गवर्नर बनेगा, पहला राज्यपाल बनेगा। तो राजस्थान का जो पहला राज्यपाल था वो कौन था, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो राजस्थान का पहला गवर्नर था, राजस्थान का पहला जो राज्यपाल था वो कौन था, गुरुमुख निहाल सिंह। कब बना, 1 नवंबर 1956 को। तो गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं कि जो गुरुमुख निहाल सिंह थे इस टाइम पर क्या थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। फिर क्या हुआ, 25 अक्टूबर 1956 को इनको नियुक्त किया गया राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से दिल्ली से इन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और कहाँ पर आ गए, राजस्थान में कौन सा पद धारण किया, राजस्थान का राज्यपाल। इसलिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने, गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल पद सृजन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके स्थान पर पहले कौन सा पद हुआ करता था, राज्यपाल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने, गुरुमुख निहाल सिंह बने। अगर इनके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो ये कौन थे, उस टाइम पर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। 25 अक्टूबर 1956 को क्या किया गया, इनको नियुक्त किया गया कि ये राजस्थान के राज्यपाल बनेंगे। तो उसके 5-6 दिन बाद 1 नवंबर 1956 को इनको क्या कर दिया, राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा अगर वर्तमान में बात करें, एट प्रेजेंट अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो अभी जो 45वें नंबर के राजस्थान के राज्यपाल है ओवरऑल, उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, तो राजस्थान के अभी वर्तमान में 2025 में राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन है, हरिभाऊ किशन बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल है। इनके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी अपन देखना चाहे तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो 2019 से 2024 के जो चुनाव थे उनमें इन्होंने फुलब्री विधानसभा है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये विधायक रहे हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, कौन से नंबर के हैं, 45 नंबर के जो राज्यपाल है वो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 2019 से 24 तक ये फुलब्री विधानसभा में क्या रहे थे, महाराष्ट्र में
MLA पद पर रहे थे। इसके बाद देखते हैं फैक्ट नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन। कार्यकाल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो वो ध्यान रखना आप। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है यूँ आता है कि राजस्थान में वो कौन सा राज्यपाल था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। द लार्जेस्ट जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो किसका रहा था राज्यपाल के रूप में, वो वही थे जो फर्स्ट वाले थे, गुरुमुख निहाल सिंह। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो फर्स्ट व्यक्ति रहे थे ना, उन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। तो गुरुमुख निहाल सिंह क्या थे, अपने राजस्थान के पहले गवर्नर भी थे और ये ऐसे व्यक्ति भी थे जिनका अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा राज्यपाल पद रहा है। कितने वर्षों तक, 5+ ईयर तक इन्होंने क्या किया, पद को धारण किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वो कौन सा राज्यपाल था जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था, तो वो था दरबारा सिंह। दरबारा सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल राजस्थान में सबसे छोटा रहा। इन्होंने केवल 23 दिनों तक राज्यपाल पद धारण किया। उसके बाद क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1958। कार्यकाल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पढ़े अपन ने कि राजस्थान का वो कौन सा राज्यपाल था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था, तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का वो कौन सा वो कौन सा गवर्नर था, राज्यपाल था जिसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, वो कौन था, दरबारा सिंह। इनके साथ क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण क्या हुआ, इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा 23 दिनों का। अब इस वर्ड से हम अपन क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट नंबर 3, मृत्यु से रिलेटेड। क्या ऐसा भी हुआ है क्या कि राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल थे जो पद पर ही मृत्यु हो गई थी उनकी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना कि राजस्थान में अभी तक 4 गवर्नर रहे हैं जो क्या हुए, पद पर ही जिनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनको विशेषली ध्यान रखना। फर्स्ट व्यक्ति थे दरबारा सिंह, सरदार दरबारा सिंह। ये कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु की थी। दूसरे थे निर्मल चंद जैन, NC जैन। निर्मल चंद जैन थे जो क्या हुआ, राज्यपाल पद के कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तीसरे व्यक्ति थे शैलेंद्र सिंह या शैलेंद्र कुमार सिंह, जिनको SK सिंह भी बोलते हैं। ये थर्ड व्यक्ति थे राज्यपाल के रूप में जिनकी मृत्यु हो गई थी। और जो लास्ट रही थी वो थी प्रभा राव। ये 2010 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब इनसे रिलेटेड जो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो निर्मल चंद जैन के बारे में ध्यान रखना कि विधानसभा में ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि विधानमंडल में इन्होंने क्या नहीं दिया, विशिष्ट भाषण नहीं दिया। आर्टिकल 176 के तहत नॉर्मली होता क्या है कि जो नए वर्ष की या नई विधानसभा या नई विधानमंडल की जो प्रथम बैठक होती है, तो उसमें जो भाषण दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट भाषण या विशिष्ट अभिभाषण। तो निर्मल चंद जैन ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे राज्यपाल रहे हैं अपने राजस्थान के जो विशिष्ट भाषण नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि विधानसभा स्टार्ट होने से पूर्व इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके अलावा सेकंड ये ध्यान रखना है, प्रभा राव क्या थी, महिला थी। तो एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी क्या हो गई थी, पद पर ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा, राजस्थान में राज्यपाल का प्रसर्जन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। प्रथम व्यक्ति कौन बने, गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल भी किन्हीं का था, गुरुमुख निहाल सिंह का। हरिभाऊ किशन राव वागले ये क्या है, राजस्थान के वर्तमान के गवर्नर है जो महाराष्ट्र में फुलबरी विधानसभा से संबंध रखते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह का रहा, सबसे छोटा कार्यकाल दरबारा सिंह का रहा। दरबारा सिंह का छोटा क्यों रहा, क्योंकि कार्यकाल के 23 दिनों तक इन्होंने राज्यपाल का पद धारण किया, फिर उनकी क्या होगी, मृत्यु। तो फिर अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट से देखते हैं कि राजस्थान में कितने गवर्नर रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु होगी, तो कितने थे, 4 व्यक्ति, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है महिला से रिलेटेड। तो जो 4th पॉइंट देखते हैं अपन, महिला के रूप में राज्यपाल में महिला से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान में अभी तक कितनी महिला राज्यपाल रही है, तो 3 महिला राज्यपाल रही है। ये भी ध्यान रखना कौन कौन सी। सबसे फर्स्ट लेडी थी जो गवर्नर के रूप में थी, उसका नाम था प्रतिभा पाटिल। उसके बाद जो सेकंड लेडी थी उसका नाम था प्रभा राव। और जो थर्ड फीमेल यहाँ पर थी उसका नाम था मार्गरेट अल्वा। राजस्थान में अभी तक कितनी राज्यपाल रही है महिला के रूप में, 3, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट
अलवा। इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो देखते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल क्या होता है? जैसे कि मान लो अभी हरिभाऊ किशन राव वागड़े वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। अगर बाई चांस इनकी सीट खाली हो जाती है तो फिर इनकी जगह पर काम चलाने के लिए जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसको बोलेंगे कार्यवाहक राज्यपाल। तो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे थे? तो उनका नाम था जगत नारायण। जगत नारायण थे जो राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए थे 1970 में। इसके बाद दूसरे नंबर के कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इनको भी ध्यान रखना है। सेकंड नंबर के व्यक्ति थे वेदपाल त्यागी। अब इनको सेकंड नंबर वालों को क्यों याद रख रहे हैं? तो इनका एक विशेष रोल रहा है राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, कि जब ये राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने इसी टाइम पर क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लग गया। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल या ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिनके कार्यकाल के दौरान क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। ये ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं गवर्नर के रूप में कि जिनके कार्यवाहक में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। इसके अलावा वेदपाल त्यागी के बारे में ये भी ध्यान रखना कि ये RPSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? वेदपाल त्यागी। तो इस पेज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा कि भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अध्याय 1 भाग 6 का जो अध्याय 1 है उसमें किसकी जानकारी दी गई है? राज्यपाल की। और इंग्लिश में इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? द ऑनरेबल गवर्नर। भाग 6 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 153 से 167 तक हमें किसकी जानकारी मिलती है? गवर्नर की जानकारी मिलती है। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले क्या था? राजप्रमुख का पद हुआ करता था। फर्स्ट गवर्नर कौन बनाए गए? गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। सबसे लंबा कार्यकाल के संदर्भ में 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? गुरुमुख निहाल सिंह का रहा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? दरबारा सिंह का रहा। रीज़न क्या था इनके कार्यकाल छोटा रहने का? कि इनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। तो अगला माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने राज्यपाल रहे होंगे जो पद पर ही मर गए होंगे? तो उसके संबंधी देखते हैं कि राजस्थान में से कितने राज्यपाल थे जो पद पर ही मृत्यु होगी जिनकी। तो ऐसे 4 राज्यपाल थे, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। निर्मल चंद्र जैन के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने क्या नहीं दिया? विशिष्ट अभिभाषण नहीं दिया, क्योंकि विशिष्ट अभिभाषण का नंबर आता उससे पहले इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। प्रभा राव के बारे में क्या ध्यान रखना है? एकमात्र महिला राज्यपाल थी ये जो पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब महिला से रिलेटेड क्या फैक्ट है अपने पास कि राजस्थान में महिला राज्यपाल कितनी रही? 3 रही। कौन कौन सी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा। इसके बाद आता है कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल क्या होता है कि अगर मान लो राज्यपाल कुछ टाइम के लिए पद को छोड़ देता है या कोई विशेष रीजन मृत्यु हो जाती है तो उस केस में एक काम चलाओ राज्यपाल बनाया जाता है जिसको कार्यवाहक राज्यपाल कहते हैं। इसकी पावर बिल्कुल राज्यपाल के समान ही रहती है। तो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण, 1970 में बने थे। राजस्थान के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, ये 1977 में बने थे। इनको इसलिए ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिनके कार्यवाहक के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है। इसके अलावा ये RPSC के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो RPSC के अध्यक्ष भी रहे, तो वो कौन थे? वेदपाल त्यागी। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है राष्ट्रपति शासन। तो अगला पॉइंट इसी को देखते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? अभी तक 4 बार। कब कब? तो बस इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना आप। 67, 77, 80 और 92। तो राजस्थान में 4 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगे। जब फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद, ये राजस्थान के राज्यपाल थे। जब सेकंड बार 1970 में लगा तो इसका तो आपको पता ही कौन थे? वेदपाल त्यागी। थर्ड टाइम जो राष्ट्रपति शासन लगा इस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे। और फोर्थ टाइम जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा M चन्ना रेड्डी के टाइम पर। ये जो राष्ट्रपति शासन रहा इसका टाइम सबसे लंबा रहा था इन सभी में। इसके अलावा ये जो 3 थे ये लगे थे बहुमत
सिद्ध नहीं होने के कारण, जबकि ये कहीं के लिए लगे थे, ये चुनावों में कुछ प्रत्येक स्पष्ट रिजल्ट नहीं आने के कारण हुआ था शहीदी संपूर्णानंद वाला। बाकी 3 कौन से थे? बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्तावों में क्या लगाया गया, फिर बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसमें सबसे लंबा कौन सा था? एम चेन्ना रेड्डी वाला 4th नंबर का। तो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा? 4 बार। 67, 77, 80, 92 कौन कौन थे? संपूर्णानंद, वेदपाल, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी। इसके बारे में एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो आप, संपूर्ण वेद तिलक में रेड्डी, मतलब क्या हुआ? वेद पढ़ने थे आपको, तो संपूर्ण वेद कैसे याद किया आपने? जैसे आपकी तिलक लगाया तो सारे वेद ही कंप्लीट हो गए, तो संपूर्ण वेद तिलक में रेड्डी। जैसे आपकी तिलक लगाया सारे वेद ही कंप्लीट, तो फर्स्ट संपूर्णानंद के टाइम पे लगा, सेकंड वेदपाल त्यागी के टाइम पे लगा, थर्ड रघुकुल तिलक के टाइम पे लगा, और फोर्थ एम चेन्ना रेड्डी के टाइम पे लगा। ये क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है आपको, त्यागपत्र से रिलेटेड। राजस्थान के वो कौन कौन से राज्यपाल रहे जिन्होंने त्यागपत्र दिया? किस रीजन से दिया, इट डजेंट मैटर, पर वो कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया अपने पद से? तो वो थे जोगिंदर सिंह। तो जोगिंदर सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे 1977 के, जिन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दिया। इनके त्यागपत्र देने के कारण ही जो वेदपाल त्यागी थे वो क्या बने थे? कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इसके अलावा राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल जिन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दिया, और कहाँ गए? सक्रिय राजनीति में। सक्रिय राजनीति का मतलब है किसी और जगह का चुनाव लड़ने। जो राष्ट्रपति पद है और जो राज्यपाल पद है, इसको निष्क्रिय राजनीति में शामिल किया जाता है। तो राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया और कहाँ गए? सक्रिय राजनीति में गए। तो उनका नाम था मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना थे जो 2004 में राजस्थान राज्यपाल का पद छोड़कर कहाँ गए थे? सक्रिय राजनीति में गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिसने क्या दिया? राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया, तो वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये प्रतिभा पाटिल 2007 में राजस्थान से राज्यपाल पद छोड़कर कहाँ गई थी? राष्ट्रपति बनने गई। तो त्यागपत्र से संबंधित आपको 3 फैक्ट याद रखने। पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने त्यागपत्र दिया? जोगिंदर सिंह। पहला ऐसा व्यक्ति जो त्यागपत्र देकर कहाँ गया? सक्रिय राजनीति में, मदन लाल खुराना। पहली ऐसी महिला जो त्यागपत्र दे के कहाँ गई, जो भी है मतलब त्यागपत्र दिया, वो है प्रतिभा पाटिल, और गई कहाँ थी? राष्ट्रपति बनने। ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट और भी है, बर्खास्त वाला। राजस्थान का वो कौन सा राज्यपाल था या वो कौन सा एकमात्र राज्यपाल था जिसको क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। बर्खास्त का मतलब है पद से हटाना। तो वो कौन सा राज्यपाल था? तो वो था रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल थे जिनके टाइम पर 3rd नंबर का राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 1981 में क्या किया गया? इनको पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और जो फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो वो ये है कि राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ। तो राजस्थान के बलीराम भगत ऐसे राज्यपाल थे जो क्या रहे थे? लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल थे जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रहे थे, या फिर एयर चीफ मार्शल की क्या रहे थे? अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? ओपी मेहरा नाम के जो राज्यपाल थे, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे थे, एयर चीफ मार्शल के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? ओपी मेहरा। यहाँ तक किसी चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद इंडिया लेवल पर अगर बात की जाए राज्यपाल से संबंधित, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ये भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ पर राज्यपाल बनी थी? यूपी में। अब कोई बंदा फर्स्ट टाइम जो भी करेगा तो उसकी हर बात ही कोई इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल पद के बारे में ये बोला था कि राज्यपाल का पद कैसा है? सोने के पिंजरे में बंद
पक्षी के समान या चिड़िया के समान। मतलब सरोजनी नायडू ने ये बोला था कि राज्यपाल का पद बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, जैसे सोने का कोई सिंहासन हो, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक ऐसा ट्रैप है जो बाहर से तो सोने का बना हुआ है और जिसके अंदर एक पक्षी आप बिठा देते हो जो ना तो कुछ कर सकता है और ना कोई वैल्यू रखता है, बस वो एक देखने में ही अच्छा लगता है, बाकी वो स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा किसने बोला? सरोजनी नायडू ने। स्टेटमेंट किया था कि राज्यपाल का पद कैसा है? सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान या चिड़िया के समान। और अगर और भारत में बात की जाए कि भारत में सबसे लंबा राज्यपाल पद किसका रहा, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? ESL नरसिंगन का। ESL नरसिंगन नाम का कोई व्यक्ति था जो 12 वर्षों तक क्या रहा? कंटिन्यू राज्यपाल पद पर रहा। कहाँ? तो सबसे पहले रहा तेलंगाना, फिर रहा आंध्र प्रदेश और थर्ड टाइम कहाँ रहा? छत्तीसगढ़। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। कौन? ESL नरसिंगन। राजस्थान में महिला की बात करी जाए, लेडीज़ में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो वो थी पदमजा नायडू। इसका कार्यकाल कितना रहा? 11 वर्षों तक रहा। ये कहाँ पर रही? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 1956 से 1967 तक। तो ये राज्यपाल से संबंधित सारी डिटेल है जो फैक्ट की फॉर्म में आपको याद रखनी है, तो इसको एक बार फिर रिपीट कर लेना और अच्छे से समझ लेना, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं अपन वापस राज्य के बारे में। तो राज्य के बारे में आप क्या जानते हो? राज्य के बारे में 2 बातें आपको ध्यान है कि राज्य का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? भाग 6 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237 तक। इसके बाद फर्स्ट चीज़ अपन पढ़ते हैं गवर्नर के रूप में। तो गवर्नर के बारे में क्या पढ़ते हैं कि गवर्नर का उल्लेख भाग 6 में मिलता है। आर्टिकल कौन कौन से रहते हैं? 153 से 167 तक। तो जो भी स्टार्ट करता है कहाँ से करता है? 153 से। पर मैं जो स्टार्ट करूँगा वो कहाँ से करूँगा? 152 पे आपको हल्का सा समझाऊँगा या आपको, ताकि ध्यान रहे अगर कभी कोई पूछे या आपके माइंड में भी बहुत सी बार आता होगा कि 152 बोलता क्या है, तो 152 ध्यान रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आपको याद रहे तो रख लेना। बाकी ज़रूरी कहाँ से रहेगा? 153 से 167 तक। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आर्टिकल 152 से। आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 क्या बोलता है? ये बोलता है जम्मू कश्मीर के बारे में। तो आर्टिकल 152 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का। तो आर्टिकल 152 में लिखा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्या होगा? शेष सभी राज्य होंगे। क्या मतलब इस लाइन का? ये बोलता है आर्टिकल 152 कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी क्या होंगे? राज्य होंगे। इसका मतलब ये है कि संविधान का भाग जो 6 है उसमें 152 से 237 तक जो भी रूल या जो भी आर्टिकल या जो भी बातें बोली जाएगी वो किस पर लागू होगी? वो जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के सभी राज्यों पर लागू होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था? पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका राष्ट्र ध्वज भी अलग था, जो अपना तिरंगा है वो वहाँ पर अलाउ था, लेकिन उनकी एक विशेष राष्ट्र ध्वज के रूप में अलग ही बनाया हुआ था। उनका राष्ट्र गीत भी अलग था, उनके रूल भी अलग थे। जैसे कि कोई भारत का जो सामान्य नागरिक है वहाँ जाके मकान ले नहीं सकता, ऐसा रूल बनाया हुआ था उन्होंने। तो इसलिए क्या था कि भाग 6 के जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर किस पर लागू होंगे? सभी पर राज्य होंगे। तो आर्टिकल 152 क्या करता था? जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट होने की गारंटी देता था। पर हुआ क्या, जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया? 5 अगस्त 2019 को, आपको भी पता होगा धारा 370 से के विषय में, तो 5 अगस्त 2019 को जब राष्ट्रपति कौन थे अपने? रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया? जम्मू कश्मीर की जो विशेष शक्तियाँ थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। विशेष शक्तियों का मतलब है कि 3 आर्टिकल अपने संविधान में ऐसे लिखे गए थे जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट होने की गारंटी देते थे। कौन कौन से? 35 है, 370(2) और 370(3). इनके आपको वैसे छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो 35 है ये बोलता था कि जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होगा वही वहाँ की फैसिलिटी वो यूज करेगा। जैसे कि अगर कोई बंदा पढ़ना चाह रहा है तो वहाँ का होगा वही पढ़ पाएगा। अगर कोई वैकेंसी में नौकरी लगती है तो उसी की लगेगी जो वहाँ का है। तो ऐसी जैसे हॉस्पिटल संबंधी जो हेल्प रहती है
तो वो सब किसके लिए रहेगी? ओनली जम्मू कश्मीर वालों के लिए। तो एक ये आर्टिकल समाप्त कर दिया गया। अब आप वहाँ पे जा पढ़ भी सकते हो, मकान भी ले सकते हो, नौकरी कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ की जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो भी रहेगा वो उनका आप लाभ उठा सकते हो। आर्टिकल 370 ये बोलता था कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा की सहमति के बिना कोई भी संशोधन नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। मतलब अगर मान लो कोई भी रूल बनाना है और वो जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा नहीं बोलेगी। तो ये भी समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कोई भी कानून बनेगा तो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होएगा। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही चाहे कि हमारे लिए कोई नियम बनाओ तो सबसे पहले वहाँ की विधानसभा बोलेगी, तभी भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है। तो तीनों आर्टिकल समाप्त कर दिए गए। कब? 5 अगस्त 2019 को। तब से ये जो जम्मू कश्मीर है ये क्या बन गया? एक सिंपल सा राज्य बन गया अपने भारत के सभी राज्यों की तरह। फिर इसको क्या किया गया? राज्य से हटा दिया गया और इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। कौन कौन से? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो वर्तमान में ये राज्य भी नहीं है, ये क्या है? 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 152 ये बोलता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य क्या होंगे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्य होंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य था पहले, तो वहाँ पर भाग 6 के प्रावधान लागू नहीं होते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस विशेष योग्यता को समाप्त कर दिया गया और इसको 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये था आर्टिकल 152। अब देखते हैं नॉर्मली राज्यपाल के बारे में। तो ये है भारत का राज्यपाल। कहाँ पर मिलता है इसका उल्लेख? तो सीधी सी बात है, भाग 6 में। आर्टिकल कौन कौन से रहेंगे? आर्टिकल 153 से 167 तक। इसके अलावा जो राज्यपाल का पद है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ये भी ध्यान रखना कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जो राजस्थान था उसमें राज्यपाल का पद कब आया? 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले क्या हुआ करता था? राज प्रमुख हुआ करता था। तो मतलब ऐसा कैसे हुआ कि भारत में अलग अलग टाइम पर राज्यपाल के पद अलग अलग राज्यों में लिए गए? तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भारत में एक तरीके से अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम पे क्या हुआ था, संविधान का जो भाग 7 था इसका एक आर्टिकल था 238। इसके अनुसार जो भारत में जितने भी राज्य थे ना उनको 4 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया था। मतलब अंग्रेज़ों के अनुसार जो सिस्टम था वही फॉलो किया हुआ था भाग 7 का आर्टिकल 238 में। कौन कौन से? 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन सी? ए श्रेणी, एक होती थी बी श्रेणी, एक होती थी सी श्रेणी और एक होती थी डी श्रेणी। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? ऐसा पढ़ा होगा आपने। आज उसको समझ भी लेते हैं कैसा क्यों हुआ। तो जो ए श्रेणी थी, ए श्रेणी में वो राज्य फिक्स किए गए थे जो क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे, जिनको अंग्रेज़ों ने ही बना दिया था। बी श्रेणी थी, बी श्रेणी में उन राज्यों को शामिल किया गया जो क्या थे? देशी रियासतें थे, जिन पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं का शासन था। इसके अलावा सी श्रेणी, सी श्रेणी में क्या थी? चीफ कमिश्नरियाँ। अंग्रेज़ों ने जो चीफ कमिश्नरियाँ बना रखी थी उनको कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था? सी श्रेणी में। और डी श्रेणी में क्या थे? डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था जो तटों से थोड़े दूर थे। तो ए श्रेणी में कौन था? जिन पर अंग्रेज़ों का शासन था। बी श्रेणी में कौन था? जिन पर बड़े बड़े पावरफुल राजा महाराजाओं का शासन था। सी श्रेणी में कौन थे? चीफ कमिश्नरिया। चीफ कमिश्नरिया एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश होते थे जहाँ पर सीधा अंग्रेज़ों का कंट्रोल होता था। इसके अलावा डी श्रेणी क्या थी? इसमें अंडमान निकोबार को शामिल किया गया था। तो जो ए श्रेणी थी यहाँ पर सीधे क्या बनाया गया? राज्यपाल का पद बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से उसी दिन। तो इस टाइम पर कितने स्टेट थे? इस टाइम पर भारत में 11 ऐसे स्टेट थे जो सीधे किसके कंट्रोल में थे? अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे। तो कितने राज्यों में बनाया गया गवर्नर पद? 11 राज्यों में। इसी टाइम पर क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, अब इन पर किसका कंट्रोल था? देशी राजाओं का। तो वहाँ पर पद कौन सा लिया गया? राज प्रमुख का। मतलब जो वहाँ का राजा था उसी को क्या बना दिया गया? उस राज प्रमुख बना दिया गया।
फिर क्या हुआ बाद में 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और जो राज प्रमुख का पद था इसी को क्या बनाया गया, वहाँ पर भी गवर्नर बनाया गया। इसीलिए राजस्थान में राज्यपाल पद कब सृजित हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कौन से संशोधन के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके अलावा ये जो दोनों जगह हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को एक पद बनाया गया, उसको बोलते थे उपराज्यपाल या फिर प्रशासक, जो आज भी यही पद वहाँ पर बने हुए। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, उपराज्यपाल या फिर क्या होता है, प्रशासक। इसीलिए जो भारत में राज्यपाल का पद बना वो अलग अलग टाइम पर बना। ए श्रेणी में कब बन गया था, 26 जनवरी 1950। बी श्रेणी जिसमें राजस्थान भी आता था, इसमें कब बना, 1 नवंबर 1956। बाकी इन दोनों में कोई पद नहीं था, सीधा कंट्रोल होता था केंद्र का। पर 1 नवंबर 1956 पर यहाँ पर भी क्या बना दिए गए, उपराज्यपाल और प्रशासक। इससे रिलेटेड एक बात और पढ़ लेते हैं, फिर सीधे राज्यपाल पे आएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है जो आता है। दिसंबर 1953 इस टाइम पर क्या हुआ, एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग या फिर इसी को क्या बोलते थे, राज्य पुनर्गठन आयोग, क्योंकि इसी ने राज्य को क्या किया था, पुनर्गठित किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फजल अली आयोग, इसको क्या बोलते थे, वो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में। इसमें 3 मेंबर थे, कौन कौन से। फर्स्ट व्यक्ति था फजल अली, जो कि यही अध्यक्ष था। दूसरा व्यक्ति था KM पणिक्कर, ये सदस्य था। और थर्ड व्यक्ति था हृदयनाथ कुंजरू, ये थर्ड व्यक्ति था। तो क्वेश्चन क्या आएगा, फजल अली आयोग कब बना, दिसंबर 1953 में। किस लिए बना, राज्य का पुनर्गठन करने के लिए बना। इसमें कौन कौन थे, फजल अली अध्यक्ष था, KM पणिक्कर सदस्य थे, और हृदयनाथ कुंजरू क्या थे, इसके तीसरे मेंबर थे। इसने क्या किया, एक सिफारिश दी। जैसे सिफारिश इसने बहुत सारी दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, सितंबर 1955 में, 2 साल बाद इसने रिपोर्ट दी। और इसने क्या कहा कि जो राज्य है उनको किस आधार पर बनाओ, भाषाई आधार पर। जिन जिन क्षेत्र की भाषाएं मैच खाती हो उसको क्या बना दो, राज्य बना दो। ऐसी क्या दी, इसने सिफारिश दी। इसके अलावा इसने एक सिफारिश और दी थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान में जो महाधिवक्ता का पद बना था, महाधिवक्ता कार्यालय या महाधिवक्ता पद बना था, ये भी किसकी सिफारिश पर बना था, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। महाधिवक्ता आगे पढ़ेंगे अपन, वैसे तो ये राज्य का सबसे बड़ा वकील बोल सकते हैं इसको। तो इसकी सिफारिश के आधार पर क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। कब, 1 नवंबर 1956 को आता है, जिसमें क्या किया गया, भाग 7 का जो आर्टिकल 238 था, याद करो आर्टिकल 238 क्या था, ये 4 श्रेणियों में डिवाइड करता था राज्यों को। इसको ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसको, आर्टिकल 270 को। अब ये समाप्त हो जाएगा तो 4 कैटेगरियाँ भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन समाप्त कैसे किया गया, जो ए श्रेणी थी जिन पर ब्रिटिश कंट्रोल था, और जो बी श्रेणी थी जिस पर राजाओं का शासन था, दोनों को मिक्स कर दिया गया। और दोनों को क्या नाम दे दिया गया कि ये सब क्या हैं, राज्य। तो टोटल इस टाइम पर कितने राज्य बने, 14 राज्य। ठीक है। वैसे जो सी श्रेणी थी और जो डी श्रेणी थी, मतलब चीफ कमिश्नरियाँ और जो केंद्र शासित प्रदेश थे छोटे छोटे, उनको मिलाकर क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। तो इस टाइम पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे भारत में, 6। तो 1956 के टाइम 14 तो राज्य थे अपने और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये कहीं की बात कर रहे हैं अपन, फजल अली आयोग। जिसको स्पेशली ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फजल अली आयोग का संबंध कहीं से था, राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य का पुनर्गठन करने के लिए कब बना था, दिसंबर 1953 में बना था। इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इसकी रिपोर्ट कब आई, 1955 में। इसने क्या सिफारिश दी कि भाषाई आधार पर क्या करो, आप राज्य बनाओ। जिन जिन क्षेत्र में लोगों की भाषा सेम है, जैसे राजस्थान में राजपूती बोली जाती थी, तो इसी आधार पर इसको राजस्थान नाम दिया गया और इसका एक ग्रुप बनाया गया। इसके अलावा सेकंड सिफारिश इसने क्या दी, महाधिवक्ता के बारे में बताया कि एक राज्य में एक सबसे बड़ा वकील होना चाहिए। तो 7वां संविधान संशोधन किया गया किसके आधार पर, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। क्वेश्चन आ जाता है 7वां संशोधन किसकी सिफारिश पर हुआ, फजल अली आयोग के आधार पर। 1 नवंबर 1956 को भाग 7 का आर्टिकल 238 समाप्त करके
जो कैटेगरियाँ थी 4 इनको हटाया गया और सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये वो चीज़ें थी जो फॉर्मल है, जो आपको ध्यान होनी चाहिए, याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये काम आती है। अब अपन देखते हैं सीधे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के जो भी आर्टिकल रहेंगे वो सीधे ट्रिक से याद करेंगे। नॉर्मली होता है कि कन्फ्यूजन में सब भूल ही जाते हैं, तो याद तो रखनी ही है, पर साथ में अगर ट्रिक भी याद रहे तो अच्छा रहेगा। ट्रिक ये है, अगर आप याद रखना चाहो, बाकी आप सीधे याद रखना चाहो सीधे भी रख सकते हो। ट्रिक फर्स्ट ये है, राजा का नाक योगा से साफ। कोई राजा है जिसको हो सकता है सर्दी जुकाम की बीमारी हो, तो ठीक कैसे होती है, जब जब वो योगा करता है वैसे ही वो ठीक हो जाती है। तो राजा का नाक योगा से साफ। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ रहेगा आर्टिकल 153, क्योंकि 153 से स्टार्ट होता है। सेकंड यहाँ रहेगा 154, थर्ड ना से रहेगा 155, फोर्थ क से रहेगा 156, योगा 157, 158, ये 159 और एफ से याद रखना है आपको 61। और एक और ध्यान रख लेना 63, इसमें क्या है, 100 विवेकीय शक्तियाँ भी है और मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी है। तो फर्स्ट आर्टिकल अपन यहाँ से देखते हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा रहेगा, 153। क्या है, राजा। तो आर्टिकल 153 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें ये भी किया गया कि जो एक ही व्यक्ति है, मतलब जो एक ही राज्यपाल है, उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आर्टिकल 153 क्या बोलता है, इसमें क्या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये बोला है कि जो एक ही व्यक्ति है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। जैसे वर्तमान में बात करी जाए, हमारे जो राज्यपाल है वो कौन है, हरिभाऊ बागड़े साहब। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको MP का भी बनाया जा सकता है, हो सकता है इनको गुजरात का भी बनाया जाए, है ना। तो एक साथ में इनको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। मैक्सिमम कितनों का बनाया जा सकता है ऐसे, तो इसके बारे में संविधान कुछ भी नहीं बोलता, संविधान मौन है। ठीक है, संविधान में सीधी सी बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसके बाद है 154। तो जो आर्टिकल 154 है, इसमें क्या किया गया है, का से कार्यपालिका शक्ति। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का निवास कहीं में होगा, राज्यपाल में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राज्य में जो भी डॉक्यूमेंट संबंधित काम होंगे, कार्यपालिका के जो भी काम होंगे, वो किसके साइन से चलेंगे, वो राज्यपाल के साइन से ही कंप्लीट होंगे। मतलब राज्य की जो भी कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ होगी, उनका निवास किस में होगा, राज्यपाल में। मतलब केस लाइन का कि राज्य में जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी जो फाइनल काम होंगे वो किसके नाम, किसके साइन के साथ कंप्लीट होंगे, राज्यपाल के साइन के साथ ही कंप्लीट होंगे। यहाँ पर क्या पढ़ा था अपन ने, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन क्या बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी इसको क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। कभी कभी धारा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी धारा, तो धारा 6 थी इस संशोधन की, धारा 6 के तहत इसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 154 क्या बोल रहा है कि राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ रहेगी उसका निवास किस में होगा, राज्यपाल में होगा। अब इन शक्तियों का उपयोग वो कैसे करेगा, या तो स्वयं करेगा खुद की क्षमता के अनुसार, या फिर क्या करेगा, वो जो उसके अधीनस्थ रहेंगे ना, अधीनस्थ कौन कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर क्या करेगा, वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। या तो खुद करेगा स्वयं की शक्ति, स्वयं के विवेक से, या फिर क्या करेगा, अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर इनका प्रयोग करेगा। जो राजस्थान में जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, इसके निकनेम भी होते हैं, मतलब इसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है नाम मात्र। नाम मात्र का प्रमुख होता है, बस इसका नाम ही चलता है, बाकी सारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती है। इसके अलावा ये संवैधानिक प्रमुख होता है, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट संबंधी जो भी काम है इसी के सिग्नेचर से होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख का नाम ही अधिशासी प्रमुख भी होता है। अधिशासी मतलब शासन संभालने वाला। उसके बाद सैद्धांतिक। सैद्धांतिक जो सिद्धांतों में
शो हो रहा हो। अब यहाँ सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है कि राज्यपाल के पास ही क्या होगी, सारी शक्तियाँ होगी, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिद्धांतिक प्रमुख बोला गया। और इन्हीं सब के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है डिज्योर प्रमुख। तो ये भी ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्य में डिज्योर प्रमुख कौन होता है, तो वो कौन होता है, राज्यपाल। नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, अधिशासी प्रमुख ये भी राज्यपाल, सैद्धांतिक ये भी राज्यपाल, और डिज्योर ये भी राज्यपाल। अगर क्वेश्चन होता है वास्तविक प्रमुख कौन है, तो फिर मुख्यमंत्री होगा, है ना। ये आर्टिकल पढ़ लिया कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 पढ़ लिया कि राज्य की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होंगी वो राज्यपाल में रहेगी। आर्टिकल 155 ना से क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 155 ना से मतलब है नियुक्ति, कि जो राज्यपाल बनता है उसकी नियुक्ति करता कौन है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। अगर मान लो एट दिस टाइम राजस्थान में राज्यपाल नहीं है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो नियुक्त करेंगे। अब उनको कैसे पता किसकी नियुक्ति करनी है, किसकी नियुक्ति नहीं करनी, तो वो किसकी सिफारिश पर करते हैं कि जो केंद्र में जो सरकार होती है, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है, वो जिस व्यक्ति का भी नाम लिख के देती है, मतलब जिस व्यक्ति को भी नामित करती है, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है, ठीक है। और ऐसे इसको हटा भी सकते हैं कि ये केंद्र की जो मंत्रिपरिषद जब राष्ट्रपति से बोल देगी कि हटा दो, तो सेम इसी प्रोसेस से क्या कर देगा, इसको हटा भी देगा। इससे रिलेटेड एक बात ध्यान रख लेना, जीबी पंत एक व्यक्ति है, और प्रांतीय संविधान समिति ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने क्या बोला था कि जो राज्यपाल है इसका क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, मतलब वोट होने चाहिए इसके। ऐसे मन से किसी को भी नियुक्त मत करो, क्या करो, इसके वोट करो। पर इसको संविधान सभा ने नहीं माना, अस्वीकार कर दिया गया। तो राज्यपाल के कोई वोट नहीं होते। राज्यपाल कैसे बनता है, उसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे भी केंद्र में कौन है, मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार जिस व्यक्ति का नाम लिख के दे देगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसी को क्या कर देगी, राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर देगी, ठीक है। 155 पढ़ लिया, क्या है, नियुक्ति। 166 से क्या बोलता है, कार्यकाल के बारे में। तो आर्टिकल 156 इसमें क्या बोला गया है, कार्यकाल, कि राज्यपाल का कार्यकाल कैसा होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। जो राज्यपाल का कार्यकाल है, फर्स्ट चीज़ आपको जो चूज़ करनी है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या मतलब है इसका, किसने बनाया था राज्यपाल को, नियुक्त किसने किया था, राष्ट्रपति ने। तो वैसे ही जब राष्ट्रपति इसको बोल देगा कि त्यागपत्र दे दे, तो ये त्यागपत्र दे देगा। मतलब राष्ट्रपति का जब तक इसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा तब तक ये पद पर बना रहेगा। जिस दिन ये मना कर देगा उसी दिन इसको पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ऑप्शन में चूज़ करनी है वो ये है कि राज्यपाल कितने टाइम के लिए बनता है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर कार्यकाल किसी व्यक्ति का कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उसने 5 साल पूरे कर लिए तो कार्यकाल कंप्लीट हो गया, लेकिन वो पद नहीं छोड़ सकता। वो कब तक पद नहीं छोड़ेगा, जब तक नया राज्यपाल आके उस पद को धारण नहीं कर लेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप राज्यपाल हो, आपके पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट होते आप कुर्सी छोड़ के चले जाओगे, नहीं जा सकते। क्यों, आपका जो कार्यकाल है वो तब तक रहेगा जब तक नया राज्यपाल आके वहाँ पर पद धारण नहीं कर लेता। तो जैसा कि आर्टिकल 156 जो कार्यकाल से संबंधित देखा, तो फर्स्ट चॉइस अपनी क्या रहेगी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक रहेगा। जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद हटाने का कहेगी तो राष्ट्रपति हटा दे। दूसरी सामान्य सी बात यह है कि ये 5 वर्ष के लिए रहता है, लेकिन अगर इसके 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तब भी ये पद को नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक नया राज्यपाल आगे पद धारण नहीं करेगा तब तक ये पद पर बना रहेगा, तब तक इसी के साइन चालू रहेंगे। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं कार्यकाल से पहले हटने के, जैसे कि मान लो ये खुद ही त्यागपत्र दे दे। अगर राज्यपाल त्यागपत्र देगा तो भी क्या हो जाएगा, उसको कार्यकाल से पहले ही पद छोड़ देगा। किसको देगा ये त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, इसको हटाया जाए। जैसे कि मान लो इसको हटाया जाता है, तो हटाएगा कौन, वही राष्ट्रपति ने बनाया है तो राष्ट्रपति हटा देगा। कैसे बनाया था, वही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की
सिफारिश पर, तो वही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि मान लो प्रसाद पर्यंत हट जाता है, या 5 वर्ष कंप्लीट होने से पूर्व हट जाता है, त्यागपत्र देके हट जाता है, या बीच में हटा दिया जाता है, तो उस केस में क्या होएगा, पद रिक्त हो जाएगा राज्यपाल का। तो अगर आकस्मिक रूप में राज्यपाल का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो फिर इस पद को कौन संभालेगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, अगर राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो उसके बाद पद पर कौन आएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि राजस्थान के जो हरिभाऊ किशन राव बागड़े राज्यपाल जी हैं, अगर ये हट जाते हैं आकस्मिक रूप से, इनकी सीट खाली हो जाती है, तो फिर उस पद को थोड़े टाइम के लिए कौन संभालेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो इसी टाइम पर, सेम टाइम पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है वहाँ पर, वो पद भी रिक्त है, तो उस केस में कौन आएगा, उस केस में आएगा पड़ोसी राज्य का राज्यपाल। जैसे कि मान लो अपने पड़ोस में कौन है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो इस पद को संभाल लेंगे, या फिर गुजरात है, गुजरात का राज्यपाल संभाल लेगा। ठीक है, तो कार्यकाल से संबंधित क्या क्या पड़ा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष, त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को, इनको हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा, आकस्मिक रूप में पद रिक्त हो जाएगा तो फिर कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर पड़ोसी राज्य का राज्यपाल। 153, 54, 55, 56 हो गए। अब क्या है 157। आर्टिकल 157 क्या बोलता है, राज्यपाल की योग्यता। तो राज्यपाल के पास कितनी योग्यता का उल्लेख किया गया है संविधान में, 2 योग्यता। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज़ भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड बात उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो। तो भारत के संविधान में 2 ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद से ध्यान रखना है आपको, शर्तें, राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या शर्तें यहाँ पर संविधान में बताई गई हैं। शर्तों का मतलब योग्यता तो क्या है कि उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम एज उसकी क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। शर्तें क्या रहेगी, मतलब क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि 158 क्लोज 1 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद या फिर क्या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि सदस्य है तो क्या होएगा, जैसे उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो उसके पूर्व पद क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, अब वो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का सदस्य है, या फिर विधानसभा या विधान परिषद में अभी वो एमएलए के रूप में है, और उसको क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है। तो उस केस में क्या होएगा, इसके जो पहले के पद है वो क्या हो जाएंगे, स्वतः ही खाली हो जाएंगे, और नया पद कौन सा आ जाएगा, राज्यपाल का। मतलब एक ही टाइम पर वो 2 या 2 से अधिक पदों को नहीं संभाल सकता। दूसरी शर्त क्या है, 158 क्लोज 2 में लाभ का पदधारण नहीं करेगा, लाभ का पदधारण नहीं करेगा। लाभ के पदधारण करने से मतलब है कि जैसे कि मान लो कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि वो राज्यपाल भी है, कहीं पर जॉब भी कर रहा है, तो उसको लाभ के पद में शामिल किया जाता है। तो राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, लाभ का कोई भी पदधारण नहीं कर सकता। 158 क्लोज 3 में बताया गया है वेतन भत्ते। राज्यपाल को वेतन भत्ते कौन देगा, तो संसद निर्धारित करेगा कि राज्यपाल को कितना वेतन देना है, कितना नहीं देना। सेवानिवृत्ति के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। पेंशन कितनी मिलेगी उसको, आधी पेंशन। वर्तमान में राज्यपाल को कितने रुपए मिलते हैं, तो 3.5 लाख रुपए पर मंथ जो उसकी सैलरी रहती है। कहाँ से दी जाती है ये, तो राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, आर्टिकल 266। जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो फिर ये पेंशन कहाँ से दी जाती है, ये दी जाती है भारत की संचित निधि से। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति, वो राजस्थान का राज्यपाल है, अभी हरिभाऊ जी है, वो राजस्थान के राज्यपाल है, तो उनको जो सैलरी दी जाएगी कहाँ से दी जाएगी, राजस्थान की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। पर जब ये रिटायर हो जाएगा तो उस केस में क्या होएगा, ये पेंशन कहाँ से दी जाएगी, भारत की संचित निधि से। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति कभी क्या हो, जैसे मान लो एमपी का राज्यपाल भी रहा होगा, कभी गुजरात का भी रहा होगा, कभी राजस्थान का भी रहा होगा, तो उस केस में क्या है, जहाँ ये काम कर रहा है तो वहाँ तक तो राज्य देगा इसको,
लेकिन जैसे रिटायर हो जाएगा तो फिर वो राज्य नहीं देगा जहाँ इसने काम किया था, फिर क्या देगा इसको, भारत देगा। कहाँ से देगा, संचित निधि से। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 158। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, ये राजस्थान का राज्यपाल है, साथ में इसको एमपी का राज्यपाल भी बना देते हैं, या फिर मान लो इसको गुजरात का राज्यपाल भी बना देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनेगा तो फिर उसकी सैलरी कितनी रहेगी, उसका वेतन कितना रहेगा, तो उसका वेतन यही रहेगा 3.5 लाख रुपये ही। लेकिन जो ये वेतन रहेगा वो उन राज्यों में बांट दिया जाएगा एक निश्चित अनुपात में, कि भाई राजस्थान वाले कितने देंगे, एमपी वाले कितने देंगे, गुजरात वाले कितने देंगे। वेतन तो वही रहेगा, ये वेतन बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान में भी है तो 3.5 लाख यहाँ से, एमपी में भी है तो 3.5 यहाँ से, ऐसा नहीं होएगा, है ना। सैलरी वही रहेगी 3.5 लाख, लेकिन इसको क्या करेंगे, हिस्सों में बांट देंगे, कुछ टुकड़ों में बांट देंगे। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि राजस्थान कितने देगा, एमपी कितना देगा, तो ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, उस सैलरी को डिवाइड कर देता है जितने राज्यों में भी वो बनाया गया है। एक आर्टिकल और रहता है यहाँ पर 158 क्लॉज 4, ये बोलता है कि कार्यकाल के दौरान, जैसे कि मान लो जो राज्यपाल है ये पद पर बना हुआ है, तो पद पर रहते हुए इसके वेतन और भत्ते में क्या नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि राज्यपाल बना हुआ है, इसकी सैलरी कितनी है, 3.5 लाख। अब ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता कि इसकी सैलरी कम होगी 2 लाख ही देने लग जाए, ठीक है ना। जहाँ तक ये पद पर रहेगा सैलरी कितनी मिलेगी इसको, यही मिलेगी 3.5 लाख रुपये। ऐसा कोई एक्ट नहीं बन सकता कि इसकी सैलरी क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। एक अभी अपन ने पढ़ा था फजल अली आयोग, दिसंबर 1953 वाला। वैसे एक आयोग है वो भी इम्पोर्टेंट है, 2007 में बना था पुंची आयोग। 2007 में क्या बना था, पुंची आयोग, मनमोहन सिंह की सरकार में बना था। इसने ये बोला था कि राज्यपाल को हटाओ, कैसे, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। मतलब राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जाना चाहिए, कैसे, महाभियोग लाकर, ठीक है। पर इसको क्या किया गया, सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, इसको विधानमंडल ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अभी तक कितने आर्टिकल पढ़ लिए, 158 शर्तें तक। इसके बाद है आर्टिकल 159 में क्या बताया गया है, शपथ। शपथ यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो साफ से ध्यान रखना, शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना। ऐसे ही राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना। दोनों तरफ पावरफुल पद ही शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो ये नहीं हो, ये उस टाइम वहाँ पर अवेलेबल नहीं, तो उस केस में क्या होएगा, इसी हाई कोर्ट का कौन सा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सीनियर न्यायाधीश होगा ना, वो क्या करेगा, इसको शपथ दिला देगा। इसकी शपथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता, है ना, ये ध्यान रखना। संविधान में 3 पद ऐसे जिनका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता, बाकी सब जितने भी पद है सबका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुसूची 3 में। तो फिर राज्यपाल पद का उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 159 में। राज्यपाल शपथ किन बातों की शपथ लेता है, तो राज्यपाल 3 बातों की शपथ लेता है ना। कौन कौन सी बातें, सबसे पहली चीज़ है पद के कर्तव्य की। राज्यपाल ये शपथ लेता है कि मैं इस पद के कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा, पद की गरिमा बनाए रखूँगा। इसके अलावा जनता के कल्याण की, जनता के कल्याण से मतलब है कि अगर मान लो उसको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है तो वो बोलेगा कि मैं राजस्थान के जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। ऐसी क्या लेता है, वो शपथ लेता है। तीसरी शपथ ये लेता है संविधान के रक्षण की। तो यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, कौन कौन से, संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। वैसे देखा जाए तो तीनों वर्ड का सिमिलर सा मीनिंग है, पर थोड़ा सा ध्यान रहे उसके लिए बता देता हूँ। परिरक्षण का मतलब है इसके जो रूल रेगुलेशन है उनको मैं कभी भंग नहीं होने दूँगा। संरक्षण का मतलब है जैसे कि कोई भी बाह्य आक्रमण या कोई भी अटैक संविधान पर होता है तो उससे मैं क्या करूँगा, इसकी रक्षा करूँगा। और प्रतिरक्षण का मतलब है कि संविधान को गलने, सड़ने या ऐसी फटने, ऐसी कोई भी चीज़ क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। ऐसी नॉर्मल से शपथ लेते हैं। ध्यान रखना बस, पद के कर्तव्य की, जनता के कल्याण की और संविधान के रक्षण की शपथ लेता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। एक चीज़ और बताई मैंने, राज्यपाल पद का उल्लेख कहाँ मिलता है,
159 में अनुसूची 3 में 3 पदों के अलावा बाकी सबकी शपथ का उल्लेख मिलता है। 3 पद कौन से, वो भी ध्यान रखना। पहला पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ लेगा, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको, आर्टिकल 60 से। दूसरी चीज़, उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, आर्टिकल 69 से। और थर्ड, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी कहाँ मिलता है, 159। ये 3 पद ऐसे हैं जो अनुसूची 3 में नहीं है, बाकी जितने भी पद हैं सबका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, संविधान की अनुसूची 3 में। इसके अलावा एक चीज़, एक आयोग और ध्यान रखना। अभी तक कौन कौन से आयोग पढ़े, सबसे पहले पढ़ा फजल अली आयोग, उसके बाद पढ़ा पुंची आयोग 2007। पुंची आयोग ने क्या बोला था कि राज्यपाल को हटाओ महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, है ना, मतलब ये राज्यपाल के विरोध में एक तरीके से पुंची आयोग। वैसे 1983 में बना था एक सरकारी आयोग, ये भी ध्यान रखना, सरकारी आयोग। ये किसके टाइम पर बना था, तो इंदिरा गांधी के टाइम पर बना था, है ना। और इसमें क्या की गई थी, इसमें भी वही राज्यपाल के लिए सिफारिशें की गई थी। तो इसको विशेषली ध्यान रखना। कन्फ्यूजन ये होता है कि राज्यपाल पर महाभियोग के बारे में सिफारिश किसने की, तो पुंची आयोग ने, है ना। और ये क्या सिफारिश करेगा, वो सिफारिश को थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉजिटिव बातें करेगा उसके संदर्भ में। जैसे कि ये बोलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो हारा हुआ कैंडिडेट है, हारा हुआ कैंडिडेट कोई भी हो, उसको क्या मत बनाओ, उसको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है कि उसके फर्स्ट टाइम में किसी भी चुनाव में हारा हुआ है। अब कोई व्यक्ति हारा हुआ है, इसका मतलब वो जनता की दृष्टि में अच्छा व्यक्ति नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मत बनाओ, राज्यपाल मत बनाओ। क्यों, क्योंकि राज्यपाल राज्य का सबसे सम्मानित पद माना गया है। तो ये एक पॉजिटिव बात कही उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जिस राज्य का आप राज्यपाल बना रहे हो वो व्यक्ति उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सीधी सी बात ये है कि सेम स्टेट का जो निवासी है उसको क्या मत बनाओ, उसी स्टेट में क्या, उसी राज्य में क्या मत बनाओ, राज्यपाल मत बनाओ, राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। ऐसी सिफारिश बोली थी इसमें। क्या, पहली चीज़ है कोई भी कैंडिडेट हारा हुआ है तो उसको राज्यपाल मत बनाओ। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति से मान लो राजस्थान का कोई व्यक्ति है, आप राजस्थान के हो तो आपको राजस्थान का ही राज्यपाल भी बनाया जाएगा, है ना। आपको कहाँ का बना सकते हैं, एमपी का बना सकते हैं, गुजरात का बना सकते हैं। तो उसने ये बोली थी कि सेम स्टेट का कोई निवासी हो तो सेम स्टेट में उसको क्या मत बनाओ, राज्यपाल मत बनाओ। तीसरी चीज़, जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल बना रहे हो तो उस राज्य के सीएम से क्या ले हो, आप परामर्श ले हो। क्यों, क्योंकि दोनों पावरफुल पद है, राज्यपाल पद सबसे ऊपर है और उसको चलाने वाला व्यवस्थित शक्तियों वाला पद कौन सा है, सीएम। तो दोनों के विचार मिलने चाहिए। तो आप जिस राज्य का राज्यपाल बना रहे हो वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछो कि ये राज्यपाल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों के बीच मतभेद रहे और कार्य का संचालन अच्छे से नहीं रहे। इसके बाद इसने ये बोली कि राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले मत हटाओ, मतलब सम्मानित पद है तो उस सम्मानित पद का सम्मान ही करो, उसको बेचारे को बीच में मत हटाओ, तो 5 साल तक उसको बनाए रखो। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति के बारे में इसने इसने ये बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राज्यपाल बन जाता है तो उसको दोबारा राज्यपाल मत बनाओ, एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल बनाना चाहिए। लास्ट चीज़ इसने ये बोली कि जब राज्यपाल क्या हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए तो उसके बाद भी क्या नहीं करेगा, वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों, मतलब ऐसी ये सिफारिश है, वैसे तो पॉजिटिव सेंस में ही है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल पद सबसे बड़ा पद है एक राज्य में, अगर वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, जैसे मान लो हरिबाबू जी वागड़े ये रिटायर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाभ का पद धारण कर ले, जैसे मान लो कहीं पर गवर्नमेंट जॉब करने लग जाए, अब राज्य का इतना सम्मानित पद कोई छोटी जॉब करे तो ये भी सही नहीं लगता। तो उस केस में उसने ये बोला कि सेवानिवृत्ति के बाद भी इनको क्या नहीं करना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जो पुंची आयोग था उसने क्या बोला था राज्यपाल के संदर्भ में, नेगेटिव बातें कि राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटा दो। लेकिन जो सरकारी आयोग था इसने क्या की, पॉजिटिव बातें की थी। एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव मतलब उसकी मर्यादा के संदर्भ में, जैसे कि हारा हुआ कोई कैंडिडेट है तो उसको मत बनाओ राज्यपाल, तो ये भी एक पॉजिटिव सी बात है। सेम स्टेट का कोई व्यक्ति है तो उसको वहाँ मत बनाओ। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आप राजस्थान के हो, राजस्थान के राज्यपाल बना दिए जाओगे तो हो सकता है पब्लिक आपको पसंद नहीं करे, आप अच्छा करना चाहो पब्लिक का, पर वो रूल हो सकता है गलत लगे पब्लिक को, तो आपके बीच और आपकी जनता के बीच क्या हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर, राज्यपाल सीएम से पूछ के बनाओ, 5 वर्ष से पहले मत हटाओ। अगर कोई व्यक्ति एक बार राज्यपाल बन जाता है उसको पुनर्नियुक्त मत करो, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का प्रदान मत करो। तो ध्यान रखना। पुंची आयोग कब बना था, 2007 में। सरकारी आयोग कब बना था, 1983 में।
अब एक बार क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि सेम स्टेट का मत बनाओ, तो ऐसा तो क्या है, वैसे तो व्यवहार में ही माना गया है, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि नहीं बनाया जाएगा, पर ऐसा व्यवहारिकता में देखा जाता है कि नॉर्मली उसी राज्य के राज्यपाल को, उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। पर 2 बार यहाँ पर क्या हुआ, ये सिस्टम तोड़ा गया है, भंग किया गया है। कब कब? तो एक बार तो हुआ था 1951 में, और एक बार कब हुआ था, इसके 50 वर्ष बाद 2001 में। 1951 में क्या हुआ, HC मुखर्जी जो व्यक्ति था, ये कहाँ का निवासी था, ये पश्चिम बंगाल का निवासी था, और कहाँ का ही राज्यपाल बना दिया गया, पश्चिम बंगाल में। तो ये ध्यान रखना कि एक बार क्या हुआ 1951 में, HC मुखर्जी निवासी कहाँ का था, पश्चिम बंगाल का, राज्यपाल भी कहाँ का बना दिया, पश्चिम बंगाल का। सेम केस क्या हुआ 2001 में। इस टाइम पे कौन था, सी रंगराजन नाम के जो राज्यपाल थे, ये तमिलनाडु के निवासी थे, है ना, और कहाँ बना दिए, तमिलनाडु में क्या बना दिए, राज्यपाल बना दिए। तो ये सब क्या थे, जो आर्टिकल अपन ने पढ़े 153 से 159 तक, यहाँ तक सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 161 क्या बोलता है, क्षमादान। ये क्या है, राज्यपाल की शक्तियों में शामिल आएगा, शक्तियों में पढ़ेंगे। वैसे एक आर्टिकल और ध्यान रखना 163, इसमें क्या किया गया है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप एक बार रिवाइज करना है इसको, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अब मैं इसके आगे बता रहा हूँ। अब होती है राज्यपाल के पास शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ। तो ये ध्यान रखनी है आपको, राज्यपाल के पास कितने प्रकार की शक्तियाँ होती है, 2 प्रकार। कौन कौन सी? एक शक्तियाँ वो होती है स्वविवेकी, जिनका प्रयोग वो कैसे करता है, अपने विवेक से, उसकी इच्छा शक्ति से, है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आपको ध्यान रखने, आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, इसके अलावा कुछ 2-4 पॉइंट और भी है ना, तो इसको भी बताऊंगा मैं। इसके अलावा एक होती है इसके पास सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ क्या होती है, उसके कार्यकाल के दौरान, जैसे अपन कोचिंग करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो अपने जो डेली रूटीन में जो भी काम अपने को करने होते हैं एक रूल रेगुलेशन के तहत, वो सब क्या है, सामान्यकालीन शक्तियों में आएगा। तो इसके पास कितने प्रकार की सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है, 4 प्रकार की। एक होती है कार्यपालिका संबंधित, मतलब डॉक्यूमेंट से संबंधित, जो इसकी ड्यूटी है, जो इसके कर्तव्य है, वो इसको करने हैं। इसके अलावा विधायी संबंधी, कोई कानून बनाने से संबंधित शक्ति है, वो इसको करने पड़ेंगे। तीसरी वित्तीय संबंधित, पैसों से संबंधित जो भी इसकी पावर रहती है, वो ये क्या कर सकता है। और एक लास्ट होती है न्यायिक शक्ति, है ना, कार्यपालिका शक्ति। इसमें क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको, आर्टिकल 154, 162, 166, 316, और अपने कार्यपालिका से संबंधित किस किस की नियुक्ति करता है, जैसे CM की, मंत्रिपरिषद की, और भी 2-4 पदे उनकी। विधायी शक्तियाँ क्या होती है, जो मतलब कानून से संबंधित होती है, जैसे कि 168, 71, 174, 175, 176, 213, 333। ऐसे क्या होती है, एक वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ पैसों से संबंधित 202, 207, 267, 243 I&Y। और न्यायिक शक्तियाँ कौन सी होती है, 161, किसी को क्षमा करने की ऐसी शक्तियाँ। अब स्वविवेकी शक्तियों को मैं यही बता रहा हूँ, आप देखना। आर्टिकल 163 ये बोलता है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी, स्वविवेकीय शक्तियाँ होंगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियाँ होती है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, 163 में। इसके अलावा आर्टिकल 200 ये बोलता है कि विधानमंडल का कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है ना। जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक्ट है, वो विधान परिषद और विधानसभा दोनों में डिस्कस होने के बाद फाइनली साइन होने के लिए कहाँ आता है, राज्यपाल के पास आता है। अब राज्यपाल कंफ्यूज है कि इसको मैं साइन करूँ नहीं करूँ, तो उस केस में क्या करता है, उसको राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है कि वही डॉक्यूमेंट क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है। फिर क्या होएगा, राष्ट्रपति उसकी इच्छा से देख लेगा कि ये काम करना है नहीं करना, वो सारी पावर किसके पास चल जाएगी, राष्ट्रपति के पास। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि राष्ट्रपति विधानमंडल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो आर्टिकल कौन सा है, 200। अब ऐसा नॉर्मली कब होता होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट इसके पास आता होगा तो ये उसको भेजता होगा। जैसे कि मान लो अगर कोई एक्ट ऐसा बन रहा है जो क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को इफेक्ट कर रहा है ना, तो उस केस में इसको राष्ट्रपति को दे सकता है। कोई एक्ट ऐसा बन रहा है राज्य में
जो हाई कोर्ट की शक्ति को कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है ना, हाई कोर्ट की शक्ति से संबंधित कोई भी एक्ट बन रहा है तो उस केस में भी राष्ट्रपति को दे देगा। इसके अलावा ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का है, मतलब देश, जिसमें देश के महत्व के बारे में बात हो रही है, देश के नुकसान के बारे में, फ़ायदे के बारे में, तो उसको दे सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 31 करोड़ 2 के तहत अगर कोई संपत्ति का अधिकार है, ऐसा कोई कानून बन रहा है, तो इन सब के केस में क्या करता है, वो राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 356 क्या बोलता है, अगर राज्य में क्या हो रहा हो, सिस्टम एक तरीके से फेल हो रहा हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। किससे? राष्ट्रपति से। जैसे मान लो आपका जो राजस्थान है, इसका कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी है या कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर संविधान का पालन अच्छे से नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या हो सकता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसको बोल सकता है, राष्ट्रपति को। आर्टिकल 365 क्या बोलता है, राज्यपाल प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को क्या देता है, एक प्रतिवेदन देता है, एक रिपोर्ट देता है ना, एक मतलब एक कैलेंडर के रूप में एक रिपोर्ट पेश करता है प्रत्येक वर्ष। कौन से आर्टिकल के तहत? 356 के तहत। इसके अलावा 100 विवेक शक्तियाँ इसके पास क्या होती है, जैसे कि मान लो विधानसभा के चुनाव हुए, है ना, अब विधानसभा के चुनाव में क्या हुए, 3 दल बन जाते हैं, 3 जैसे बीजेपी, कांग्रेस और एक कोई भी पार्टी ले लो आप। अब तीनों में क्या हुआ, बराबर बराबर से सीटें आएगी। अब मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, तो उस केस में क्या होएगा, जब त्रिशंकु बन जाए ना, तो उस केस में राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी बड़े दल को क्या करेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए इनवाइट कर सकता है कि आप ये पद संभालो। इसके अलावा सीएम की मृत्यु हो जाती है, तो फिर नए सीएम को नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल। जैसे मान लो भजन लाल जी निपट जाते हैं, तो फिर क्या होएगा, नया सीएम बनेगा, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, राज्यपाल। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है, मतलब विधानसभा को भंग करने की पावर किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। विशेष परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं रहता, उसकी जनता को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मुख्यमंत्री क्या नहीं कर पाता, बहुमत से नहीं कर पाता, तो उस केस में राज्यपाल इसको क्या कर देगा, भंग कर देगा। तो ये कौन सी शक्तियाँ थी, 100 विवेक की शक्ति। तो क्या पढ़ा था, राज्यपाल की शक्तियों तक आए थे हम, राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल के पास कितने प्रकार की शक्तियाँ बताई थी, 2 प्रकार की। एक होती है 100 विवेकीय शक्ति, 100 विवेकीय शक्ति। 100 विवेकीय शक्तियाँ क्या होती है, ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल कैसे करता है, अपने विवेक से करता है। जैसे कि 163 एक आर्टिकल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल 200 ध्यान रखना है, 356 ध्यान रखना है, 365 ध्यान रखना है, और कुछ केस ध्यान रखने हैं आपको जिनमें क्या करता है, वो अपना 100 विवेक का प्रयोग करता है। तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है, आर्टिकल 163 ये बोलता है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी, 100 विवेकीय शक्तियाँ होंगी, जिनका प्रयोग हो या तो स्वयं खुद के दिमाग से करेगा या फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि अगर कोई भी विधेयक जो राज्यपाल के पास आता है उसको क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है। सीधे शब्दों में मैं अपने लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो ये है कि जैसे कि मान लो राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक आया, अब वो कंफ्यूज में है कि साइन करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो मैं साइन करूँ कुछ गलत कानून बन जाए, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए वो अपना जो उसके पास जो बिल आया उसको किसके लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। तो आर्टिकल 200 का जैसे वो प्रयोग करेगा तो ये कागज़ किसके पास जाएगा, भी राष्ट्रपति के पास। फिर ये डिसाइड करने की क्षमता किसके पास चल जाएगी, कैपेसिटी राष्ट्रपति के पास, कि साइन करने हैं नहीं करने या वापस भेजना है, जो भी बात रहेगी किसके ऊपर रहेगी, राष्ट्रपति के ऊपर। आर्टिकल 356 क्या होता है कि अगर मान लो किसी राज्य में क्या लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो उस केस में क्या करेगा, उस राज्य का राज्यपाल किससे सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि क्या लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो राष्ट्रपति वहाँ पर क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो फिर जो राज्यपाल है वो किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। राष्ट्रपति जो कहेगा राज्यपाल बिना सोचे समझे वही करेगा। आर्टिकल 365 क्या है, राज्यपाल क्या करता है, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष क्या करता है, अपना प्रतिवेदन जारी करता है, अपनी रिपोर्ट देता है किसके पास, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। रिपोर्ट जैसे कि क्या किया, क्या करना चाहिए, आने वाले अगले वर्ष में क्या प्लान रहेगा, ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ रहती है इसमें, है ना। इसके अलावा एक केस और है, जैसे कि मान लो विधानसभा में चुनाव हुए और वहाँ पर क्या हो गया, त्रिशंकु का मतलब है 3 बड़े बड़े दल निकल के आगे और मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, तो उस केस में क्या करेगा, राज्यपाल इनमें से सबसे बड़े दल को अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित कर सकता है।
दूसरा केस क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए तो अपने विवेक से नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसके अलावा विशेष परिस्थितियाँ क्या होगी, जैसे कि मान लो कि भजनलाल सरकार है और सरकार का क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो कहाँ पर, विधानसभा में, तो इसको क्या कर देगा, समय से पहले भंग कर सकता है। तो ये शक्ति भी किसके पास है, राज्यपाल के पास। तो ये कौन सी है, स्वविवेकी शक्तियाँ। इसके बाद होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन का मतलब है इसकी डेली ड्यूटी के रूप में जो शक्तियाँ ये प्रयोग करता है। तो इसमें पहली ध्यान रखनी है आपको कार्यपालिका शक्तियाँ। भाई कार्यपालिका के बॉस के रूप में कौन कौन सी शक्तियों का ये प्रयोग करता है, तो इसमें आर्टिकल ध्यान रखना 154, 162, 166 और कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करता है ये, है ना। जैसे कि आर्टिकल 154 क्या बोलता है, ये तो अपन ने पढ़ा भी। आर्टिकल 154 बोलता है कि राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ रहेगी वो किसके पास रहेगी, वो रहेगी राज्यपाल के पास, है ना। भाई राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवास किस में रहेगा, राज्यपाल में। भाई कोई भी काम जो होते हैं उनमें फाइनल साइन किसके चलते हैं, राज्यपाल के। इसलिए राज्यपाल क्या रहेगा, कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित रहेगी। आर्टिकल 62 क्या है, आर्टिकल 62 ये बोलता है कि विधानमंडल के पास जितनी शक्ति होगी ना, कोई भी चीज़ बनाने की, कोई भी कानून बनाने की, उतनी शक्ति किसके पास भी होगी, गवर्नर के पास भी होगी। ये बात कौन बोलता है, आर्टिकल 162। विधानमंडल के पास उतनी शक्तियाँ होगी जितनी राज्यपाल के पास होगी, मतलब दोनों के पास शक्तियाँ लगभग बराबर ही थी, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 162 में। आर्टिकल 166 ये क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य करते हैं ना, तो किसके नाम से करते हैं, राज्यपाल के नाम से। जैसे मान लो कोई भी नया कानून बनाया, जैसे कोई परियोजना निकाली, किसी जगह कोई ब्रिज बनाया, ETC जो भी नया काम करेंगे वो सब किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से, है ना। इसके अलावा नियुक्ति, इसको विशेष ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्ति करता है किस किस की, तो 164 क्लोज 1 ये आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री के कहने पर किसकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की। जैसे कि भजनलाल जी की नियुक्ति किसने करी, राज्यपाल जी ने। और फिर भजनलाल जी जिस व्यक्ति का नाम बताएंगे कि इसको मंत्री बना दो, जैसे मदन दिलावर को मंत्री बना दो, शिक्षा मंत्री, तो ऐसे तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के कहने पर किसकी, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल ध्यान रखना 165 इसमें क्या होता है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा वकील जो राज्य की ओर से भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है, एक क्या होता है, महाधिवक्ता। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल। इसके अलावा इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, भाई दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो ये किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जैसे मान लो किसी मंत्री को हटाना है, तो अगर मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो राज्यपाल उसको हटा देगा। जैसे मान लो महाधिवक्ता को हटाना है, तो राज्य की सरकार के बोलने पर महाधिवक्ता को हटा देगा, ठीक है। तो ये सब किसके प्रसाद पर्यंत है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 316 के तहत क्या करता है, RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। RPSC जो अपने एग्जाम करवाती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। पर इसमें एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटा कौन सकता है, तो इसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, है ना। राज्यपाल नहीं हटा सकता है इनको, हटाता कौन है, राष्ट्रपति। राज्यपाल इनको बर्खास्त जरूर कर सकता है ना। यदि कोई आरोप लग जाता है उस केस में इनको बर्खास्त कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। इसके अलावा आर्टिकल 243 I and Y ये दो आर्टिकल है, एक पंचायतों के लिए और एक नगर निगम के लिए। इन आर्टिकलों के तहत राज्य में वित्त आयोग का गठन करता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। ये इसकी कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी। इसके अलावा एक आर्टिकल और ध्यान रखना 243 K and Z। 243 और सब कहाँ से हैं, नगर पालिका और नगर निगम से, पंचायत और नगर निगम से। 243 K और 243 Z के तहत राज्य में किसकी नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्य में जो बड़े बड़े संस्था है, जैसे कि राज्य महिला आयोग, है ना। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा राज्य में जो भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय
गवर्नमेंट जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना, उनके कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा ये कुछ ग्रुप्स का अध्यक्ष भी रहता है। अध्यक्ष बोले जाते तरीके से बॉस, ऐसा समझ सकते हो आप, है ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वैसे, और मैक्सिमम चांस ये रहता है कि गलत हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राज्यपाल किस संस्था का अध्यक्ष है, या राज्यपाल किस संस्था का संरक्षक है। तो अध्यक्ष में क्या याद रखना है आपको, सैनिक कल्याण बोर्ड। सैनिक के कल्याण के लिए एक गठन बनाया जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष ये होता है। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष भी ये होता है। राज्य भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल। राज्य भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित जो कल्याण के लिए संस्थाएं बनाई जाती है ना, तो उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल। इसके अलावा संरक्षक भी ध्यान रखना। संरक्षक एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, गार्जियन, अभिभावक जो ध्यान रखते हैं। तो राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल। इसके अलावा अरावली प्रबंध बोर्ड के संरक्षक भी कौन होते हैं? राज्यपाल। ये ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्काउट गाइड के संरक्षक राज्यपाल, अरावली प्रबंध बोर्ड के संरक्षक ये भी राज्यपाल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान स्काउट गाइड के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं, तो ये गलत होएगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि अध्यक्ष नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? संरक्षक। अरावली प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता, क्या होता है? संरक्षक। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो नोट के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। नोट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। मैंने भी एक चीज़ बताई कि राज्यपाल क्या करता है, राज्य में जो भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय उनके कुलपति की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य में जो भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उनका कुलपति कौन होता है? कुलाधिपति ये कौन होता है? ये राज्यपाल होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय रहते हैं ना, उसका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। इसके अलावा दूसरी चीज़, राज्य में जो निजी होते हैं, निजी विश्वविद्यालय, तो उसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता, है ना। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट में गलत कराने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि राज्य में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं उसका कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है क्या? तो राज्यपाल नहीं होता। राज्यपाल किसका होता है? केवल गवर्नमेंट विश्वविद्यालय का। अब एक चीज़ बताओ, राज्य में तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भी होते हैं, कानून कॉलेज, फिर उनका क्या रहता है इसमें? तो जो लॉ कॉलेज है तो उसका कौन रहेगा? तो उसका रहेगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। लॉ कॉलेजों का कुलाधिपति कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ से कि जो हाई कोर्ट के क्या जज होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ऐसा लगेगा कि हाई कोर्ट में राज्य का मामला है तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। पर राज्यपाल नहीं करता। जजों की नियुक्ति कौन करता है? हमेशा राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके परामर्श से करता है? तो राज्यपाल के परामर्श। राज्यपाल से पूछता है कि ये व्यक्ति जज बनाया जाए नहीं बनाया जाए, राज्यपाल कहेगा बनाओ, तो फिर राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर राज्यपाल नहीं करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये कौन सी शक्तियाँ हैं इसकी? कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। अब अपन देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ ये कौन कौन सी शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास? विधायी शक्तियाँ विधि से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित कोई जो शक्तियाँ होती है वो सब विधायी शक्तियों में आती है। जैसे 168, 171, 174 क्लोज 1, इसमें 174 क्लोज 2 भी रहता है, 175, 176, 213 और 333, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आर्टिकल 163, इसमें बताया गया है विधानमंडल। विधानमंडल क्या होती है मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। विधानसभा विधान परिषद आपको पता है, यहाँ पर क्या होते हैं, कोई भी कानून होता है उसके ऊपर बहस होती है, बहस होने के बाद वो कानून वो बिल फाइनली किसके पास जाता है, गवर्नर के पास। गवर्नर का जैसे साइन होते हैं तो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है, फिर उसको लागू कर दिया जाता है। इसीलिए आर्टिकल 168 ये बोलता है कि राज्यपाल क्या होगा, विधानमंडल का अंग होगा, है ना। तो यहाँ पर विधानमंडल कितने आएंगे, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। तो वही बात यहाँ पर कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होगा। अंग क्यों है, कि इसके साइन के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। आर्टिकल 171 ये बोलता है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, कौन, राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। मनोनीत करने का आधार क्या होता है, कि जिसको मनोनीत किया जा रहा है उसके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा, इनका ज्ञान होना चाहिए। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा का ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल 171 क्लोज 1 ये बोलता है कि राज्यपाल विधानमंडल में सत्र आहूत कराएगा। सत्र का मतलब एक तरीके से मीटिंग बुलवाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि उन मीटिंगों के बीच में जो अंतर है वो अधिकतम 6 मंथ का हो सकता है। जैसे आज मीटिंग हो गई तो अगली मीटिंग इसके 6 महीने बाद होना कंपलसरी है ना। इससे कम टाइम में हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने। इसके अलावा आर्टिकल 174 क्लोज 2, इसको यहाँ पर देखना। 174 क्लोज 2 ये बोलता है कि राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल से पहले भंग भी कर सकता है। जैसे कि मान लो भी भजन लाल जी की सरकार चल रही है, अब इस सरकार में क्या हुआ, इनके जो मंत्री वगैरह इनका बहुमत नहीं रहा, इनमें इनके जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है, एमएलए है, इनका बहुमत नहीं रहा, दूसरे दल बदल कर ले या ऐसा कोई मामला हो जाता है, तो उस केस में क्या होएगा, राज्यपाल इसको भंग कर देगा कार्यकाल से पहले। अभी तक राजस्थान की विधानसभा कितनी बार भंग हुई है, 2 बार। कब 1980 में और 1992 में। 1980 में जब भंग हुई तब मुख्यमंत्री कौन था, भैरों सिंह शेखावत। 1992 में जब भंग हुई तब भी मुख्यमंत्री कौन था, भैरों सिंह शेखावत। फर्स्ट टाइम यहाँ पर गवर्नर कौन था जब ये फर्स्ट टाइम भंग हुई थी, तो यहाँ पर ध्यान रखना रघुकुल तिलक। और यहाँ पर गवर्नर कौन था, एम चन्ना रेड्डी। ये टाइम वही है अगर आपको पता हो तो, राष्ट्रपति शासन वाला। इसके बाद है आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 ये बोलता है कि राज्यपाल विधानमंडल में क्या करता है, सामान्य अभिभाषण देता है। सामान्य अभिभाषण का मतलब है जैसे कि मान लो ये विधानमंडल है अपना, है ना, यहाँ पर सारे एमएलए वगैरह बैठे हुए हैं, तो इसमें राज्यपाल जाएगा और यहाँ पर सामान्य भाषण देगा। सामान्य भाषण का मतलब ये है कि अपनी तारीफ़ें करेगा, अपनी सरकार के बारे में थोड़ी बहुत तारीफ़जनक बातें करेगा, सामान्य फॉर्मेलिटी जैसी बातें होती है इसमें, है ना। तो उसको कौन सा भाषण बोलते हैं, सामान्य अभिभाषण। 176 में होता है विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब ये है कि जैसे नई सरकार बन के आई, भजन लाल जी नए मुख्यमंत्री बन के आए, इनके नए मंत्री आए, तो उनकी ये बैठक रहेगी। अब उनकी बैठक से फर्स्ट टाइम जब राज्यपाल मिलने आएगा तो उस टाइम जो भाषण देगा ना वो, तो कौन से भाषण रहेंगे, विशेष अभिभाषण। इसके अलावा जब नया वर्ष स्टार्ट होता है तो नए वर्ष की जो पहली बैठक होती है तो उसमें भी जो भाषण दिए जाते हैं वो भी कौन से भाषण होते हैं, विशेष अभिभाषण। क्या प्रयोजन रहता है इनका, तो इसमें रूल कायदे ऐसी चीज़ें बताई जाती है कि हमारी सरकार इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमें ये करना है, आपको मर्यादा का ध्यान रखना है। तो ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बातें एक तरीके से की जा सकती है, आप ऐसा समझ सकते हो, है ना। विशेष भाषण का ध्यान रखना कि नई सरकार की पहली बैठक में जो भाषण होते हैं राज्यपाल की, वो भी कौन से हैं, विशेष भाषण। इसके अलावा नए वर्ष की स्टार्ट की जो पहली बैठक होती है वो भी कौन से हैं, विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो इसको ध्यान रखना, मुख्य सचिव। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है, मुख्य सचिव। आर्टिकल 213, इसको भी ध्यान रखना। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है मतलब कोई भी कानून बना सकता है बिना किसी की परमिशन के बिना। इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी कानून। मतलब राज्यपाल जो कानून बनाएगा ना वो परमानेंट नहीं है, वो केवल अस्थायी कानून रहेगा, वो 6 सप्ताह तक रहता है इसका इफेक्ट। जैसे मान लो मैं राज्यपाल हूँ, मैंने कोई कानून बना दिया
तो उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो कितने सप्ताह तक रहेगा, 6 वीक तक। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कितने टाइम तक इसका इफ़ेक्ट रह सकता है, तो मैक्सिमम रह सकता है 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 महीने और 6 सप्ताह। ऐसा क्यों? नॉर्मली इसकी प्रोसेसिंग ये है कि जैसे कि मान लो विधानमंडल की कोई मीटिंग चल रही है, यहाँ पर ये एमएलए वगैरह सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब ये मीटिंग आज ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब मीटिंग ख़त्म होते ही राज्यपाल ने क्या बना दिया, कोई अध्यादेश जारी कर दिया। ठीक है। नॉर्मली ये ध्यान रखना, अध्यादेश कब जारी होते हैं, जब विधानमंडल के सत्र चालू नहीं हो, सत्र स्टार्ट नहीं हो। जैसे मान लो ये मीटिंग आज ही ख़त्म होगी, अब ये मीटिंग स्टार्ट करना दोबारा आवश्यक वो नहीं है। जैसे कि मीटिंग आज ख़त्म हो गई और मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करना संभव नहीं है, देश में राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए, तो उस केस में राज्यपाल क्या बनाएगा, अध्यादेश बनाएगा। जैसे अध्यादेश बन जाता है तो ये क्या होएगा, लागू हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। लेकिन जैसे विधानमंडल की मीटिंग स्टार्ट होएगी ना, तो इस मीटिंग के 6 सप्ताह तक इसका इफेक्ट रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आज मीटिंग ख़त्म हुई, अब अपने को पता है कि अगली मीटिंग होने में मैक्सिमम कितने मंथ का टाइम लगता है, अधिकतम अगर अधिकतम देखा जाए तो 6 महीने। तो 6 महीने बाद ये मीटिंग होगी, है ना। 6 महीने बाद ये सब कैंडिडेट यहाँ आएंगे, तो ये अध्यादेश 6 महीने तक तो चालू ही रहा। क्यों? क्योंकि मीटिंग होना संभव ही नहीं था। अब यहाँ पर मीटिंग हुई, अब मीटिंग के बाद कितने सप्ताह तक ही रहेगा ये, 6 सप्ताह तक। तो अधिकतम कितना हो जाएगा, 6 महीने तो वो जो मीटिंग होने में लगे और 6 सप्ताह वो जो मीटिंग होने के बाद इफेक्ट रहा। तो अगर क्वेश्चन आए कि राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, तो सामान्य तो उसका इफेक्ट कितने दिनों तक होता है, 6 वीक या फिर 42 दिनों तक। या फिर ऐसा पूछा जाए कि अध्यादेश का अधिकतम प्रभाव कितने महीने तक होता है, तो 6 महीने और 6 सप्ताह तक। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, है ना। 6 वीक का क्या मतलब है यहाँ पर, 6 वीक का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आज कोई कानून बनाया गया, ठीक है, और आज ही विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। अभी जो नेता लोग हैं ये दोबारा आएंगे नहीं, क्योंकि सत्र खत्म हो गया। तो उसी केस में कानून बनाना बहुत आवश्यक हो जाए ना, तो उस केस में राज्यपाल कानून बना सकता है आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है। इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा, जैसे कि मान लो ये विधानसभा चल रही है, अभी कल विधानसभा की मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग से तो 6 सप्ताह तक रह सकता है इसका इफेक्ट। और अगर यही मीटिंग 6 महीने बाद होती है, जैसे मान लो राष्ट्रपति शासन लग रहा है या बहुत आपातकालीन समस्या हो रही है, तो 6 महीने बाद होगी अगली मीटिंग, तो 6 महीने तक तो ये इफेक्ट रहा नॉर्मली। अब मीटिंग होने के बाद 6 सप्ताह तो रहना ही है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक। इसके बाद है आर्टिकल 333। तो इसमें क्या करता है राज्यपाल, विधान परिषद में एक एंग्लो इंडियंस को क्या करता है, मनोनीत करता है। वहाँ पर राज्यपाल एक आंग्ल भारतीयों को क्या करता है, मनोनीत। ऐसा नियम था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, इसमें इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। इसको थोड़ा और समझा देता हूँ मैं, शायद ये कम समझ में आया होगा अध्यादेश वाला। आर्टिकल 213 क्या बोलता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की क्षमता रखता है। पर एक बात ध्यान रखना कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है, अध्यादेश कब जारी करेगा, तो इसके बारे में ध्यान रखना कि विधानमंडल के सत्र न हो। जैसे कि मान लो विधानमंडल की मीटिंग अभी नहीं चल रही हो, कोई समस्या ऐसी आ रही है कि नेता लोगों को बुलाना संभव नहीं है, और तत्काल कानून बनाना क्या हो जाए, ज़रूरी हो जाए। मतलब कानून बनाना बहुत इमरजेंसी, कानून बनाना ज़रूरी हो, तो क्या करेगा, मंत्रिमंडल से परामर्श करके क्या बनाएगा, वो अध्यादेश जारी कर देगा। इसमें हर चीज़ ध्यान रखना, विधानमंडल सत्र में ना हो, कानून बनाना बहुत आवश्यक हो जाए, तो किससे लेगा परामर्श, मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल क्या होती है, जो कैबिनेट होते हैं सीएम के, उनसे पूछ के क्या कर देगा, अध्यादेश जारी कर देगा। इस कानून का इफेक्ट कितने सप्ताह तक रहेगा, 6 सप्ताह तक। अधिकतम इफेक्ट कितने दिनों तक रहेगा, तो 6 महीने
प्लस 6 सप्ताह तक, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, राज्यपाल कानून बना सकता है, किस विषय पर बना सकता है, तो एक तो राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर क्या कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। इसके बाद देखते हैं अपन वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी रहेगी, जैसे कि 202, 207, 267, 243 आई एंड वाई। 202 ये बोलता है कि राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल में किसको प्रस्तुत कराएगा, बजट को। तो राज्यपाल विधानमंडल में बजट रखवाता है, जो बजट होता है ना उसको कौन रखवाता है, राज्यपाल। आर्टिकल 207 ये बोलता है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से क्या किया जाता है, पूरा स्थापित। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ना विधानसभा में धन विधेयक शुरू किया जाता है, वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से होता है, मतलब राज्यपाल को इस बात का पहले से पता रहता है। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि एक विधेयक जो विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया है, राज्यपाल उस पर साइन करेगा, साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति को आरक्षित करेगा, तो उसका आंसर ये है कि राज्यपाल साइन करेगा ही करेगा। अगर धन विधेयक है तो राज्यपाल उस पर 100% साइन करेगा। आर्टिकल 267 क्या बोलता है, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी जो फंड होता है ना राज्य का, उस पर किसका कंट्रोल होता है, राज्यपाल का। आर्टिकल 243 आई और वाई ये क्या बोलते हैं, राज्य वित्त आयोग। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज के लिए और नगर निकायों के लिए कहीं का व्यवस्था करता है, फंड की व्यवस्था करता है 5 वर्ष के लिए। तो ये कौन सी शक्तियाँ हैं उसकी, वित्तीय शक्तियाँ। वर्तमान में 6 वित्त आयोग कंप्लीट होने वाला है, अब चलेगा 7वां। तो इसके अध्यक्ष आप ध्यान रखना, ऑनलाइन चेक कर लेना। 6वां तो प्रद्युमन सिंह था। इसके बाद अंतिम शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या होती है, राज्यपाल की 161, मतलब राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, समाधान की शक्ति। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, किस विषय पर, अगर उसने क्राइम राज्य सूची का किया हो उस व्यक्ति ने, या फिर समवर्ती सूची का किया हो, ठीक है ना। अगर राज्य सूची समवर्ती सूची की कोई विषय पर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो राज्यपाल उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। पर एक बात ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है तो राज्यपाल उसको क्या कर, क्षमा नहीं कर सकता, उसको केवल क्षमा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 72 के तहत, है ना। तो राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की सज़ा कम कर सकता है, सज़ा माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उस व्यक्ति की सज़ा, उस मृत्युदंड को ये सम्मान नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 161 के तहत यदि किसी व्यक्ति को राज्य सूची या समवर्ती सूची पर सज़ा दी गई है तो उस केस में ये 5 प्रकार की मदद कर सकता है उस व्यक्ति की। कैसे, फर्स्ट रहेगी क्षमा। तो उस केस में जैसे किसी व्यक्ति को 50 साल की सज़ा दी गई है तो उसको बिल्कुल फ्री कर देगा कि उसकी सज़ा बिल्कुल माफ़ हो जाती है। एक होता है परिहार। परिहार में क्या होता है, परिहार का मतलब होता है कमी। तो इसमें क्या करेगा, सज़ा में कमी कर देगा। जैसे किसी व्यक्ति को 50 साल की सज़ा हुई है तो उसमें कमी करके बोल देगा भाई 20 साल की सज़ा रहेगी इसकी। इसके बाद एक होता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो सज़ा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो सज़ा की प्रकृति है वो भी क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को 50 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया तो राज्यपाल लघुकरण करेगा तो क्या बोल देगा कि 20 वर्ष का सरल कारावास दिया जाए इसको, है ना। फोर्थ रहेगा विराम। विराम में क्या होएगा, किसी कारणवश सज़ा को क्या करवा देगा, कम करवा देगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है तो उसकी सज़ा कम करवा देगा, या फिर ऐसे कोई मामले जिसमें ज़्यादा एज का कोई आदमी तो उसकी सज़ा कम करवा देगा। तो विराम में क्या होता है, कारणवश सज़ा कम करवा दी जाती है। एक होता है प्रविलंब। प्रविलंब या निलंबन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करता है, किसी कारणवश सज़ा को रोक देता है थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो इस प्रकार की मदद कर सकता है। राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के जो मृत्युदंड दिए गए मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता।
इसके अलावा राज्यपाल जो सैन्य न्यायालय होते हैं ना, सैनिक कोर्ट, उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन मामलों में इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन मामलों में कौन बोल सकता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा एक आर्टिकल और ध्यान रखना, आर्टिकल 361। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष पावर, उन्मुक्तियाँ भी बोलते हैं इनको, या फिर विशेष अधिकार। उन्मुक्तियों और विशेष अधिकार का मतलब ये होता है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ क्या नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसमें ध्यान रखना, आर्टिकल 361 क्लोज 2 ये बोलता है कि पद पर रहते हुए अगर मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहे हैं अभी, है ना, तो उस पर भारत के किसी भी कोर्ट में क्रिमिनल बोले तो आपराधिक या फौजदारी मामला नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी आरोप लगाता है कोर्ट में, कोई भी मामला मुकदमा दर्ज करवाता है, तो ऐसा स्वीकार नहीं होगा, है ना। इतनी इज्जत वाले पद है दोनों, तो दोनों के लिए फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा पद पर रहते हुए या फिर सेवानिवृत्ति भी है ना, पद पे भी हो या फिर मान लो कोई सेवानिवृत्त कोई भी राष्ट्रपति राज्यपाल है, तो उन पर दीवानी मामलों में भी अगर कोई मामला दर्ज करवाना है, तो उससे पहले क्या होएगा, जो मुकदमा दर्ज करवा रहा है उसको 2 मंथ पहले अपना सारा बायोडाटा लिख के देना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, वहाँ रहता हूँ, ये मोबाइल नंबर है और मैं यही आरोप लगाना चाहता हूँ। तो ये इसके अलावा आर्टिकल 161 क्लोज 3 ये बोलता है कि भारत का कोई भी कोर्ट पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सज़ा नहीं सुना सकता। इसको ध्यान रखना, 361 क्लोज 3 बोलता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद पर हैं तो भारत का कोई भी न्यायालय सज़ा नहीं सुना सकता। तो इस तरह से राज्यपाल कंप्लीट हो जाता है।